नमस्कार शिक्षार्थियों। लेसन 17 जो कि है एडवर्टाइजिंग एंड इंट्रोडक्शन, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये मान के चलिए कि पूरी जो हमारी जनसंचार की व्यवस्था है, पूरी जो इसकी विपणन की व्यवस्था है, पूरा जो इसका क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं विज्ञापनों से ज़रूर ओतप्रोत रहता है, उससे जूझता है, उसके साथ विकास करता है, उसके साथ फाइनेंस डीलिंग करता है, उसके साथ वृद्धि करता है। तो अगर हम विज्ञापनों की बात कर रहे हैं प्यारे शिक्षार्थियों, तो आपके मन में भी जब सबसे पहला प्रश्न ये आया होगा कि अब हमें एनआईओएस से पढ़ना है, तो आपने किसी विज्ञापन को देखकर ही यहाँ पे प्रवेश लिया हो। अब वो विज्ञापन चाहे एनआईओएस की वेबसाइट के थ्रू आपने देखा हो, किसी दूसरे पोर्टल पे देखा हो, समाचार पत्रों में देखा हो, पत्रिकाओं में देखा हो, किसी हैंडबिल के माध्यम से देखा हो, या राह चलते किसी होर्डिंग पर देखा हो, तो इसका मतलब है कि विज्ञापन हमारे जीवन में दैनिक रूप से हर जगह लिप्त हैं, हमको दिखते हैं। अब अगर हम लोग विज्ञापनों की बात करें और आपको मैं बोलूं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में हमेशा आएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा नारा है, एक ऐसा स्लोगन है जिसके द्वारा हम अपने इस गौरवशाली भारतवर्ष की संकल्पना करते हैं, इसके इतिहास को एक दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं और जन जन तक भारतवर्ष का जो महत्व है उसको प्रचार प्रसार देने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षार्थियों, आज की हम लोग ये चर्चा प्रारंभ करते हैं और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा ये अध्याय 17 है वो क्या कहता है। तो अब आप अगर अध्याय 17 के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे इस पाठ के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कहते हैं कि हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञापनों का उद्भव कैसे हुआ, विज्ञापन कैसे आए विश्व में, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जन माध्यम हैं उनमें जो विज्ञापन होते हैं उनका हम लोग वर्गीकरण कैसे करेंगे, भारत में विज्ञापन उद्योग का इतिहास क्या है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो हमारे विज्ञापन हैं उनके बीच में हम लोग अंतर करना भी सीख पाएंगे। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, क्लासीफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन द मीडियम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इन सभी तथ्यों पर आज हम लोग व्यापक चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जब कभी आप कोई उत्पाद या कोई सेवा, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कैसे जानते हैं? मान लीजिए किसी मैं महिला की बात करता हूँ जो घर से निकलती है, उसको लगता है कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब वो घर से निकली और देखा कि गली में ही कहीं एक छोटी सी होर्डिंग लगी है, उस पर लिखा है XYZ ब्यूटी पार्लर्स 50% डिस्काउंट। अब एक तो लिखा है XYZ ब्यूटी पार्लर्स, नीचे लिखा है 50% डिस्काउंट। तो इसका मतलब है उस विज्ञापन ने उस महिला को आकर्षित करने का पूरा भरकस प्रयास किया है। वो महिला जो खोज भी रही थी कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, उसको 50% का डिस्काउंट भी मिल गया है, तो वो निश्चित रूप से उस ब्यूटी पार्लर में जाएगी और उसको जो भी सेवा लेनी है वहाँ पे लेगी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग विज्ञापनों के महत्व को समझें और थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाएं, हम तो आज ये तो हमने वर्तमान अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी कि किस प्रकार से हम लोग ब्यूटी पार्लर पे जाएंगे उसको विज्ञापन को देखकर, लेकिन हम लोग अगर इतिहास में जाएं प्यारे शिक्षार्थियों, तो हम लोग ये पाते हैं कि प्राचीन जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता है वहाँ से ही इसका प्रचार और प्रसार होता है। अब हम लोग को कोई बात अगर किसी राजा को कहनी होती थी तो वो क्या कहता था कि राजपत्र जारी करता था, राजपत्र के साथ में उस मुनादी करवाई जाती थी, मुनादी के लिए एक सैनिक जाता था, वो जनता में चिल्लाकर बोलता था उन सब चीज़ों को। तो अगर हम लोग छोटा सा इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है उसका अगर हम लोग विचार करते हैं प्यारे शिक्षार्थियों, तो हम ये पाते हैं कि इजिप्शियंस मेड सेल्स मैसेजेस एंड वॉल पोस्टर्स on papyrus paper made from the papyrus plant by cutting in its stripes was used by ancient Greeks and Romans too, and commercial messages and political campaign displays have been discovered in ruins of ancient Arabia। अब हम लोग देखिए बात कहाँ की कर रहे हैं, इजिप्ट की कर रहे हैं, अरब की कर रहे हैं। हम लोग ये भी जान रहे हैं कि जो कागज़ बना था जिसको कि हम लोगों ने एक पौधे, एक वृक्ष से बनाया था जिसका कि नाम पैपरस था।
अब पेपरस का जो बड़ा वृक्ष था उसका हमने सिलेंडर लिया, उसके छोटी छोटी सी स्लाइड्स काटी और एक स्लाइड को छोटा सा टुकड़ा काटा, उस पर कुछ लिखने का प्रयास किया, कुछ छापने का प्रयास किया। इस तरीके से पेपर जो है इस धरती पर आया। आगे हम लोगों ने जो कक्षाओं में जाना था कि जो कागज़ का जो पहला प्रयोग किया गया था, वास्तविक पहला प्रयोग किया गया था, वो चीन में किया गया था। तो देखो कि जो कागज़ जब आता है तो कागज़ के साथ साथ हम लोग जनसंचार की एक जो विधा है जो कि लिखित माध्यम से, मुद्रित माध्यम से आगे बढ़ती है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉमर्शियल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अरब में सबसे पहले विज्ञापन नाम की कोई ऐसी प्रणाली प्रारंभ की गई थी जिसके के द्वारा एक संदेश को, एक सेवा को, एक उत्पाद को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। अब इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं कि किस प्रकार से वॉल और रॉक पेंटिंग फॉर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट एडवर्टाइजिंग फॉर्म विच इज़ प्रेजेंट टू दिस डे इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। अब रॉक पेंटिंग भी आपने देखी होगी, आप लोग कभी मध्य प्रदेश गए होंगे, वहाँ पे आपने भीमबेटका देखा होगा, या कभी आप महाराष्ट्र गए होंगे, वहाँ पे आपने बहुत सारे बुद्ध के स्मारक देखे होंगे कि उनमें आज भी पाली, संस्कृत और दूसरी भाषाओं में लिखा हुआ है। तो हमने तो पढ़ा था इतिहास में कि जो हमारे आदि मानव हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो गुफाओं में रहते थे। अब एक व्यक्ति एक परिवार के साथ गुफाओं में रह रहा है तो वहाँ पे कुछ चित्रकारी भी करेगा, कुछ लिखेगा भी। तो उनके द्वारा उकेरे गए चित्र या लिखे गए संदेश आज भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और ऐसी ऐसी रॉक पेंटिंग्स बनाई गई हैं। मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आप लोग भीमबेटका कभी जाएं तो उसको देखें। आप कभी मध्य प्रदेश जाएं, उसमें बहुत अच्छी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी और जब उन पेंटिंग्स को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारे प्राचीन काल के मानव थे वो किस प्रकार से संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए इन चट्टानों पर पेंटिंग्स बनाते थे। अब अगर हम बात आगे बढ़ाएं थोड़ी सी और 4000 BC की बात करें तो हम ये जानते हैं कि द ट्रेडिशन ऑफ वॉल पेंटिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इंडियन रॉक आर्ट पेंटिंग्स एंड डेट बैक टू 4000 BC। तो आज के BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के भी 4000 साल पहले हम लोग यह देख रहे हैं कि वो पेंटिंग्स उकेरी जाने लगी थी। यानी कि मानव के अंदर सृजन करने की एक क्षमता है और उस सृजनशीलता के कारण, उस रचनात्मकता के कारण, क्रिएटिविटी के चलते हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उनको हम प्रकट करने का प्रयास करते हैं। उस प्रकटीकरण के लिए हम लोग एक माध्यम चुनते हैं, उस माध्यम के द्वारा संदेश को भेजते हैं। माध्यम कौन से मैंने बताए हैं? मैंने बताया है मुद्रित माध्यम, मैंने बताया है रेडियो, टेलीविज़न, न्यू मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ये सब जो अन्य माध्यम हैं इनके टेलीविज़न के माध्यम से देखिए आप ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं। तो एक तरीके से देखिए कि मैं यहाँ नोएडा में बैठकर संपूर्ण भारतवर्ष के जो हमारे जनसंचार के शिक्षार्थी हैं उन तक ये बात ले जाने में समर्थ पा रहा हूँ अपने आप को। अब हम आगे देखते हैं, अगर इसका जो उत्पत्ति है, इसका जो विकास है विज्ञापन का, प्यारे शिक्षार्थियों, तो हम लोग ये पाते हैं द फर्स्ट मॉडर्न एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्टेड operating around 1875 in United States of America when Mr. N.W. Ayer and Sons of Philadelphia offered to produce advertisement and also to contract for space in newspaper। अब क्या हुआ कि समाचार पत्रों का पहले से देखिए मुद्रण प्रारंभ हो गया था, लेकिन किसी व्यक्ति ने पहली बार ये सोचा कि ये जो 4-5 पन्नों का समाचार पत्र जाता है इसमें एक छोटा सा स्पेस हम लोग ले लें और उस स्पेस के द्वारा एक विज्ञापन बना के हम जनता तक पहुंचाएं। तो जो हमारे मिस्टर N.W. अय्यर हैं, इन्होंने ये काम प्रारंभ किया अमेरिका में 1875 ईस्वी में। उन्होंने एक पहली संकल्पना की कि क्यों ना छोटा सा विज्ञापन बना के दिया जाए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो पहला आधुनिक विज्ञापन है या पहला आधुनिक विज्ञापन एजेंसी है प्यारे शिक्षार्थियों, वो 1875 में प्रारंभ हुई थी N.W. अय्यर जी के द्वारा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे विज्ञापन से जुड़ी हुई हैं। अब विज्ञापन से जुड़ी हुई हैं तो इसका मतलब है कि हमको उनको जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। अब आप लोग कई बार बाज़ार में गए होंगे, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बाज़ार के जैसे आप पहुंचते हैं वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो आपको छोटी छोटी सी पर्चियाँ देते जा रहा है या इतना बड़ा सा कागज़ देते जा रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहेंगे हैंड बिल। अब हैंड बिल क्या होता है? हैंड बिल इज़ ए स्मॉल शीट ऑफ पेपर कैरिंग एन एडवर्टीजमेंट मैसेज distributed by hand. Handbills are very often
write pink or yellow colors. Students and newspaper dealers to do the work of distribution handbills. आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कॉलेज में जाएंगे, कभी देखेंगे या आपके जो बड़े भाई या बहन है वो कॉलेज में गए होंगे, तो वो भी अगर कोई कॉलेज में जो संघ का चुनाव होता है, छात्र संघ का चुनाव होता है, तो उसमें भी हैंडबिल बांटते हैं, वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हैं। तो हैंडबिल भी एक अच्छा विज्ञापन का तरीका है, एक सस्ता तरीका है जिस पे आप लिखित माध्यम के द्वारा, मुद्रित माध्यम के द्वारा अपने संदेश को, अपने उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एड इज़ एन एडवर्टीजमेंट विच इज़ कॉल्ड एड। एडवर्टीजमेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, ऐड। आगे जो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे उसमें हम देखेंगे, इसको हम बीच बीच में हम लोग ऐड भी बोलेंगे कि आपका ऐड हमने देखा, बहुत अच्छा लगा, उस ऐड को देख के हमने ये उत्पाद खरीद लिया। तो एडवर्टीजमेंट को शॉर्ट में हम लोग ऐड भी कहते हैं। तो अब जो हैंडबिल की हम लोगों ने बात करी है, तो उसमें हैंडबिल देखेंगे, जैसे हम लोग मान लीजिए छोटी सी लीफलेट की बात कर लें, तो जैसे ये लीफलेट्स होती हैं, ये लीफलेट बनाई गई हैं, देखिए इस तरीके से। मान लीजिए हम लोग NIOS की कोई सामग्री का प्रचार करेंगे तो इस प्रकार से, अब देखिए ये ब्रोशर भी बनाया जाता है इस प्रकार से। तो ये सब क्या है, विज्ञापन के लिए दिया कि मान लीजिए हम लोगों ने NIOS की जो कोई स्कीम है उसके बारे में यहाँ प्रचार करने का प्रयास किया है। और ये देखिए जैसे कि हमारा जो CBC है, CBC के द्वारा जो हमने को स्वयं लेके आए थे, उसके लिए हमने प्रचार सामग्री बनाई है। तो इस प्रकार से देखिए ये सामग्री क्या करती है कि बड़ी सुगमता से ये अपनी बात कह पाती है। कैसे, एक तो हमको इसको किसी को देना आसान होता है, देने के बाद जब वो व्यक्ति इसको लेता है तो उसको पढ़ना भी आसान है, वो चाहे तो तुरंत के तुरंत पढ़ ले, चाहे तो बाद में पढ़ ले। अब इसका एक प्रारूप है कि देखिए साइज में ये छोटा है, इसको आप खोलेंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा। इसके अंदर पूरी जानकारी लिखी हुई है, जो भी आपको जानकारी चाहिए इसमें देखिए स्टैट्स भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि और अगर इसके संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो देखिए नीचे पता भी दिया हुआ है। तो मतलब ये जो एक तरीका है, ये अपने आप में समग्र रूप में पूरा अच्छे तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाता है, और जो भी बात यहाँ पे कहने का प्रयास किया जाता है वो हो जाता है। और दूसरी जो मैं चीज़ें दिखाऊंगा, मान लीजिए कई बार आपने इस तरीके का भी देखा होगा एक बड़ा सा पेज है जिसमें हम विज्ञापन भी दे रहे हैं कि अपने पूरी जो भी उद्देश्य है हमारे संस्था का वो बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अंदर देखिए डिटेल भी देंगे। ऐसा पेपर आपको स्कूल में मिला होगा, जब सारे बच्चों का फ़ोटो यहाँ पे छपा होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई होगी और इस तरीके से। तो ये जो मुद्रित सामग्री है इसका प्रयोग भी विज्ञापनों में किया जाता है, और आपका जो संस्थान है NIOS वो भी बखूबी इन सब चीज़ों का प्रयोग करता है, क्योंकि मुद्रित सामग्री का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक तो एक स्थायी होती है। अब देखिए ये जो मेरे हाथ में सामग्री है ये आज के 2 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी हमारे NIOS द्वारा, आज भी मेरे पास है। तो इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार के रेफरेंसेस या संदर्भों के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई शोध ही हम छोटा सा करें, कोई छोटा सा रिसर्च करें, तब भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षार्थियों हम लोग देखते हैं कि जो पोस्टर है, आपने पोस्टर भी देखा होगा, कई सारे पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे कि अच्छा, पोस्टर के पहले मैं पोस्टर की परिभाषा भी आपको बता दूं कि पोस्टर होता क्या है। जैसे कि आपकी पाठ्यपुस्तक में भी लिखा है कि पोस्टर इज ए साइन पोस्टेड इन ए पब्लिक प्लेस एज एन एडवर्टीजमेंट। ए पोस्टर में कैरी ओनली वन वर्ड और इट में हैव ग्राफिक इमेज एंड फोटोग्राफ। ए पोस्टर में बी स्टक ऑन ए वॉल विद ग्लू। अब मैंने आपको जैसे ही पोस्टर बोला है प्यारे शिक्षार्थियों, तो आप इसको पढ़ते जाइए और ध्यान कीजिए कि सबसे पहला पोस्टर आपने कहाँ देखा होगा। तो आपने पोस्टर सबसे ज़्यादा जो देखा होगा या पहला देखा होगा वो फिल्मों का पोस्टर देखा होगा। अब उस फिल्म के पोस्टर को देखकर आप देखिए क्या होता है कि उसमें उस फिल्म का नाम लिखा है, एक बड़ा सा नाम लिखा है, ऊपर उसमें 2-3 चित्र लगे हैं। तो इसका मतलब है वो जो बड़ा सा पोस्टर है जिसको कि दीवारों पे चिपकाया जा सकता है, एक ग्राफिक छवि के साथ आपको दिया जाता है, वो अपनी बात कहने में पूरी तरीके से सक्षम है। आपको पता है ये फिल्म का शीर्षक है और ये फिल्म के पात्र हैं। तो एक पोस्टर जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि अपनी बात पूरी तरीके से कहने में सक्षम हो। आपने कई सारी फिल्मों में भी देखा होगा कि दीवारों पे पोस्टर लगाए गए हैं, या कभी कोई संग्राम होता है तब पोस्टर लगाए जाते हैं, या हम अपनी बात को प्रचार प्रसार देने के लिए भी पोस्टर लगाते हैं। और उसी के संदर्भ में मैंने अभी लीफलेट भी आपको दिखाई थी कि ये स्मॉल बुक यूजुअली हैविंग ए पेपर कवर, इट यूजुअली हैज़ वेरी फ्यू एंड थिन पेजेस।
अब थिन पेजेस मतलब देखिए पतला पेज दिखाया था मैंने आपको। तो इस प्रकार से जो मुद्रित सामग्री है, अब हम देखिए थोड़ा सा एडवांस हो रहे हैं। हम लोगों ने एक माध्यम के तौर पे पढ़ा था कि मुद्रित माध्यम क्या होता है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मुद्रित माध्यम को यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। एप्लीकेशन है मुद्रित माध्यम का, ये एप्लीकेशन है कि मुद्रित माध्यम को हम प्रयोग में कैसे लाएंगे। हमने पढ़ लिया कि शब्दों के द्वारा हम संचार करते हैं, लेकिन ये जो शब्द लिखे हैं, ये शब्द किसका संचार कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का संचार कर रहे हैं। कल को आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे या अपनी जॉब में जाओगे शिक्षार्थियों, तो आप भी ऐसा प्रयास करोगे या अभी प्रोजेक्ट बनाओगे हमारा, तब भी आप प्रयास करोगे कि हमारे क्षेत्र में ऐसी एक गतिविधि हो रही है, उसके बारे में छोटा सा चित्र बनाओगे, उसका तथ्य लिखोगे, उसके फैक्ट्स लिखोगे। इस प्रकार से सुसज्जित ढंग से आप एक लीफलेट बनाओगे, उसका प्रदर्शन करोगे। तो जो एडवर्टाइजिंग है वो भारत में कैसे आती है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा शिक्षार्थियों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1780 ईस्वी में मॉडर्न एडवर्टाइजिंग हमारे यहाँ से होती है प्रारंभ, और इसके बारे में हमने कहा भी है कि मॉडर्न एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री बिगैन विद क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग एड्स अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रिंट ऑफ हिक्कीज वीकली न्यूज़पेपर इन बंगाल गजेट। और उसके बाद में लिखा है कि 1905 में बी दत्ता राम एंड कंपनी, वन ऑफ द अर्ली कंपनीज मेकिंग एडवर्टीजमेंट फॉर न्यूज़पेपर वाज लॉन्च्ड इन मुंबई। तो इस प्रकार से भारत में जो इतिहास है, फिर हम देखते हैं कि 1920 और 1922 तक, आप स्क्रीन पर भी देखिए तो लिखा है कि 1920 से 1922 तक का जो इतिहास है वो कहता है ईयर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट उस समय आ गया था। 1920 से 1929 तक क्या हो रहा था, द फर्स्ट फॉरेन ओन्ड एडवर्टीजमेंट एजेंसी वर सेटअप। विदेश की कोई एजेंसी भारत में सेटअप हुई थी। तो इस प्रकार से ये इसका इतिहास है। फिर 1931 में हम देखते हैं द फर्स्ट एड एजेंसी ऑफ नेशनल एडवर्टाइजिंग सर्विस वाज एस्टेब्लिश्ड। 1951 में हम लोग बात करते हैं द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स वाज फॉर्म्ड। तो इस प्रकार से इन सब तथ्यों को पढ़ना यूँ भी आवश्यक है क्योंकि इससे आप इतिहास जान पाते हैं। दूसरा, जब कभी आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब भी इन सब चीज़ों को और विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। उसके आगे जब आप और आगे बढ़ेंगे तो नेट की परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि भारत की जो एडवर्टाइजिंग सोसाइटी है वो कब बनी थी। तो आपको लिखना होगा कि 1951 में इसका निर्माण हुआ था। तो प्यारे शिक्षार्थियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स अकॉर्डिंग टू वेरियस मीडिया। मैंने अभी वेरियस मीडिया की बात करी थी, मैंने आपको कुछ चित्र भी दिखाए थे। तो देखिए, जब हम लोग प्रिंट की बात करते हैं, प्रिंट के मैंने उदाहरण भी दिए थे अभी, तो प्रिंट में हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एड्स कैन हैव मेनी फॉर्म्स लाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन एड्स, बिल्स, वॉल पोस्टर्स, बैनर, कैलेंडर्स, इन सब की हम लोगों ने बातें करी हैं। अब बिल्स क्या होता है, जो हाथ से बांटे जाएंगे छोटे छोटे से, और वॉल पोस्टर क्या होता है, पोस्टर के बारे में हमने बता दिया। बैनर आप लोग देखते हैं कि जब आप घर से निकलते हैं रास्तों में लटके होते हैं। कैलेंडर्स, अब ये जो कैलेंडर होता है, देखिए बड़े से कैलेंडर के नीचे छोटा सा प्रचार भी लिखा रहेगा कि ये फला प्रिंटर की तरफ से आपको कैलेंडर दिया गया। तो देखिए, एक वर्ष भर आपके घर में रहेगा वो कैलेंडर। तो उस कैलेंडर के माध्यम से प्रिंटर अपने प्रचार कर रहा है पूरे साल के साल मुफ्त में। आपको लगता है कि जो हमको कैलेंडर फ्री में बांट रहे हैं लोग, वो मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो फ्री में ज़रूर बांट रहा है, लेकिन उसके माध्यम से अपना प्रचार भी कर रहा है। प्रचार कर रहा है मतलब विज्ञापन भी कर रहा है। तो कैलेंडर को एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में लिया जाना चाहिए और ये माना जाना चाहिए कि जो मुफ्त में कैलेंडर हमको मिलता है वो मुफ्त में नहीं होता है। उस कैलेंडर के माध्यम से उस कैलेंडर को देने वाला व्यक्ति, जिसका कि नाम उस पर मुद्रित है, वो वर्ष भर उससे अपना प्रचार प्रसार करवाएगा। अब साथ ही साथ हम आते हैं, देखते हैं कि प्रिंट एड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, वर्गीकरण कैसा होता है। तो हम कहेंगे कि प्रिंट एड्स कैन बी कैटेगराइज एज क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले एड। क्लासिफाइड एड और डिस्प्ले एड। क्लासिफाइड क्या हुआ, क्लासिफाइड एड्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन in a very direct and often dry manner. They contain only basic fact. मतलब क्लासिफाइड एक वर्गीकृत विज्ञापन होता है जो कि सूचनाओं को प्रस्तुत करता है बिल्कुल सीधे और सटीक तरीके से। उसमें कोई लाग लगाव नहीं होता है, कोई
इधर उधर की बातें नहीं, सीधी बात कही जाती है और बेसिक फैक्ट को प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार से जो डिस्प्ले ऐड होता है, डिस्प्ले ऐड आपने देखे होंगे रास्तों में, जब भी आप गाड़ी से जाएंगे डिस्प्ले ऐड मिलेंगे। डिस्प्ले एड्स आर बिगर एंड टेक मोर स्पेस, दे आर ऑफन वेरी कलरफुल एंड कंटेन अट्रैक्टिव इमेजेस। तो आप अट्रैक्टिव इमेजेस यहाँ पे देखेंगे कि डिस्प्ले ऐड में दिखती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफाइड ऐड के बारे में जान लेते हैं। देखिए मेरे पास एक ये समाचार पत्र है शिक्षार्थियों। अब आप समाचार पत्रों में देखेंगे कि ये छोटे छोटे विज्ञापन बहुत सारे आते हैं। अब इसमें लिखा भी होगा कि देखिए क्लासिफाइड, ये लिखा है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब है वर्गीकृत। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गीकृत विज्ञापन। अब वर्गीकरण क्या हुआ मैं भी बताता हूँ। वर्गीकरण कैसे हुआ कि जैसे इसमें हमने कहीं पे लिखा होगा कि वैवाहिक विज्ञापन, कहीं पे लिखा होगा सेवा का विज्ञापन, कहीं पे लिखा होगा उत्पाद का विज्ञापन, कहीं पे लिखा होगा शैक्षणिक विज्ञापन। तो मतलब हमने उनका वर्गीकरण भी किया है। वर्गीकरण करने के बाद हम सीधी बात कह रहे हैं कि हमको दूल्हा चाहिए 30 साल का, और 30 साल का दूल्हा जो चाहिए वो सरकारी सेवा में हो और वो फला समाज से आता हो। तो इस प्रकार से अब देखिए जैसे कई लोग इसको बॉक्स में भी छापेंगे, तो इसका मतलब है इसको और आकर्षक बनाने का भी प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार देखो समाचार पत्र जो है मूल रूप से इन विज्ञापनों से ही धन अर्जन करते हैं। अब देखिए इतना सारा विज्ञापन है, आप इनको जब देने जाएंगे तो 500 या 1000 या 1500 रुपये आपसे लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है इतना धन अर्जन करने के लिए भी ये हमारे जो समाचार पत्र हैं या अन्य माध्यम है वो स्वतंत्र रहते हैं। तो अब डिस्प्ले ऐड क्या होगा? डिस्प्ले ऐड जैसे मान लीजिए कि हम अपने NIOS का प्रचार प्रसार करें, NIOS का प्रचार प्रसार करेंगे तो हम समाचार पत्र में तो सिर्फ सूचनाएं दे पाएंगे, इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रचार करना चाहें कि जिससे ज़्यादा शिक्षार्थी हमारे पास आए, आपने कई प्राइवेट कॉलेज का, प्राइवेट स्कूलों का भी प्रचार देखा होगा, तो वो बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगा देंगे। आपने रोड के किनारे देखा होगा कि कपड़ों के विज्ञापन होते हैं, किसी सेवाओं के विज्ञापन होते हैं, तो वो डिस्प्ले बोर्ड के सारे लगाए जाते हैं। और उनका उद्देश्य ये रहता है कि रंगों के माध्यम से, अच्छे चित्रों के माध्यम से, तड़क भड़क के माध्यम से, लाइटिंग के माध्यम से या अलग प्रकार का उनको बना करके आपको लुभाया जाए और चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाए। अब तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक एड्स। इलेक्ट्रॉनिक एड्स की बात हम लोगों ने पिछले कार्यक्रम में भी करी थी और हम आज फिर जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एड्स आर यूजुअली मोर वाइब्रेंट, दे कैन बी हर्ड ऑन रेडियो एंड सीन ऑन टेलीविजन। The rise of television industry was a great impetus to the advertising industry. अब इसकी तो बात आपको बताना यह है कि दिन भर जब आप टेलीविज़न देख रहे होते हैं, कोई भी कार्यक्रम देखें, यहाँ तक कि न्यूज़ भी देखें, तो हर थोड़ी सी 10 मिनट की न्यूज़ के बाद में विज्ञापन आता ही आता है। आप गाड़ी में FM सुनते हैं, थोड़ी देर के बाद में विज्ञापन आता ही आता है। तो इसके मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है और उसका प्रयोग ही बहुतायत आजकल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग उद्योग में किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है कि हमने एक लक्षित समूह की बात करी थी शिक्षार्थियों। अब लक्षित समूह जो है हमारा मुख्य रूप से टेलीविज़न पर है, मुख्य रूप से रेडियो पर है। तो उसी लक्षित समूह को ध्यान में रख कर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ऐड बनाते हैं, जिनको कि हम रेडियो के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से देते हैं, या मैं और आगे बात करूं तो हम लोग न्यू मीडिया के माध्यम से भी देते हैं। आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें भी विज्ञापन आ जाता है, आप देखेंगे। तो हम लोग इस बात को और आगे बढ़ाएंगे शिक्षार्थियों, बड़ी सार्थक चर्चा हो रही है, आप इस कार्यक्रम में बने रहिएगा। और बीच में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमको ईमेल कर सकते हैं aomascom@nios.ac.in पर। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे, आप बने रहिए और इस कार्यक्रम को देखते रहिए। प्यारे शिक्षार्थियों, आपका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक विज्ञापन आपको दिखाया है, तो आप मेरे चेहरे को ना देख करके इस समाचार पत्र की ओर आकर्षित हो गए होंगे। तो बस यही काम हमको करना होता है एडवर्टाइजिंग में। और एक आइडा फार्मूला होता है जो ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे कि आपको कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे इंटरेस्ट दिखाना है, कैसे डिज़ायर पैदा करनी है, कैसे एट्रीब्यूट करना है। तो जो आइडा है ये आपको बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। तो अब जैसे ही मैंने ये समाचार पत्र उठा के दिखाया जिसमें कि आप आधे पेज का एक विज्ञापन देख रहे हैं, उस विज्ञापन के माध्यम से एक बैंक आपको अपनी सेवाओं, अपने उत्पादों के बारे में बता रहा है।
तो समाचार पत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुद्रित माध्यम आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेशक हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात कर रहे हों। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अच्छा क्या है कि उसकी रीच अच्छी है। अब ये तो आप घर पे पढ़ेंगे या ऑफिस में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है कि आपके मोबाइल पर भी रेडियो है, आपके घर में भी रेडियो है, आपकी गाड़ी में भी रेडियो है, आप ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, सब जगह आप उसको देख सकेंगे। टेलीविज़न क्या है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, आजकल ट्रेन में भी छोटी सी टीवी लगा दे रहे हैं, आपके घर पे भी टीवी है, आपके कॉलेज में भी टीवी है, आप जहाँ भी रहेंगे टीवी रहेगा। और इसकी रीच इतनी अच्छी कि एक बार आपने कोई विज्ञापन बना दिया, चाहे वो किसी शैम्पू का हो, चाहे एनआईओएस की किसी शैक्षिक प्रक्रिया का हो, तो वो सस्टेन्ड रहेगा और हमेशा के हमेशा आप मिलता रहेगा आपको। हम लोग कहते हैं कि विज्ञापन का एक जो मुख्य आधार है रेपिटिशन। विज्ञापन हमको आकर्षित कर लेते हैं क्योंकि उनको रिपीट बहुत किया जाता है, बार बार उनकी पुनरावृत्ति करने के कारण वो आपके दिमाग पे एक छवि बना लेते हैं, जिससे कि आप उनको देखते रहते हैं या उन उत्पाद या सेवाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक के बाद में हमने न्यू मीडिया की भी बात की थी। आप क्या करते हैं कि आप एनआईओएस की वेबसाइट खोलते हैं कि मैं देखूं अपना यहाँ से वर्कशीट निकाल लेता हूँ, उसको हल करता हूँ। वर्कशीट निकालेंगे, कोई दूसरा पेज ईमेल का खोलेंगे, वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। अब वो पॉपअप कहेगा कि आप हमसे ये वाला उत्पाद खरीद लीजिए, हम आपको इस पर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। आप करने क्या गए थे? एनआईओएस पे अपना वर्कशीट देखने गए थे, ईमेल खोला, पॉपअप आ गया, उस पॉपअप पे आप लग गए। क्यों? उस पॉपअप ने आपको आकर्षित कर लिया। विज्ञापन की जो सबसे बड़ी खूबी है प्यारे शिक्षार्थियों, कि वो अपनी तरफ हमें आकर्षित करती है, चाहे वो मनमोहक रंग हो, चाहे उनका टेक्स्ट हो, चाहे उनका प्रस्तुतिकरण हो, प्रेजेंटेशन स्टाइल हो, चाहे उनका फॉन्ट हो। इस प्रकार से वो आपको प्रदर्शित किया जाता है कि आप अपना मूल कार्य ही छोड़कर उसकी तरफ चले जाते हैं। तो जो न्यू मीडिया की एडवर्टाइजिंग है उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, एडवर्टाइजिंग विद द coming of the internet and popularity of cell phones, computers and cell phones are becoming cheaper and more accessible. These are the new platforms of advertising for the 21st century. सबके हाथ में आज स्मार्टफोन है। आप जैसे ही कोई पेज खोलेंगे एक पॉपअप आ गया कि आप हमसे ये खरीद लीजिए। तो वो अब देखिए, मोबाइल सबके हाथ में है, तो विज्ञापन देने वाली एजेंसी को पता है, विज्ञापन देने वाले स्रोत को पता है कि ये विज्ञापन हम हर जगह दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी पर्टिकुलर कंपनी का उसमें सिम पड़ा हुआ है, तो वही बीच बीच में बोलेगा आपसे कि हमारा अगला प्लान 50% डिस्काउंट पे है, आज ही रिचार्ज करें तो इतना पैसा पाएँ, इतना खरीदेंगे तो इतना मिल जाएगा, 50% डेटा फ्री मिल रहा है। तो ये आपको लुभावने ऑफर दे करके अपनी सेवा या उत्पादों को बेचने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए न्यू मीडिया सबसे बेहतरीन मतलब माध्यम है। मान लीजिए ये जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है पीएम ई विद्या पर, जिसको आप चैनल 12 के माध्यम से देख पा रहे हैं प्यारे शिक्षार्थियों, इसको अगर आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, जो कि बहुत पॉपुलर है एनआईओएस का इस समय, एनआईओएस के अगर इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से अगर आपने फिल्टर नहीं लगाया है तो पॉपअप आपके साथ आ जाएगा। तो आप देख तो रहे थे यहाँ पे मेरा ये कार्यक्रम एडवर्टाइजिंग का, उसका परिचय देख रहे थे, लेकिन नीचे एक पॉपअप आ गया कि सस्ता मकान खरीदें, 50% की सेल, आप कपड़े खरीदें आज जाएं और शाम तक इतने पैसे वापस बचा के लेके आएँ। अब कोई व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि हम बाजार जाते हैं पैसे देने के लिए, बचाकर कैसे ला पाएंगे। जिस चीज़ की कीमत 100 रुपये थी उस पर 20% का डिस्काउंट कोई कंपनी तब देती है जब वो अपने प्रॉफिट से 20% दे देती है, फिर भी उसको प्रॉफिट रहता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति घाटे का काम नहीं करता है। ये तो हो गई दूसरी बातें। हम अपने कार्यक्रम पे वापस बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि डिफरेंट मीडिया जो है वो कैसे यूज होती है विज्ञापनों में। तो हम लोग प्रिंट की अगर बात करें तो प्रिंट में हम लोग देखते हैं कि समाचार पत्रों का प्रयोग किया जाता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हैंड बिल्स का प्रयोग किया जाता है। पोस्टर्स के बारे में हमने बात की, फिल्मों के बैनर आपको बहुत कुछ अपील करते हैं, आपने जान ही लिया है। पैम्फलेट जो आप बाज़ारों में जाते हैं आपको तुरंत के तुरंत बांटे जाते हैं। ब्रोशर्स मैंने आपको दिखाए ही हैं आज। लीफलेट जो छोटा सा एक पेज होगा वो दे दिया जाएगा, चाहे आप ट्रेन में हो, कहीं भी हो, हवाई जहाज़ में हो, आपको दे दिया जाएगा कि आप इसको रखिए, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना हो तो कर दीजिएगा। साथ ही साथ बुक्स और मैगजीन्स भी हैं जिनके माध्यम से विज्ञापन किया जाता है प्यारे शिक्षार्थियों।
आप किसी किताब को उठा करके देखिए तो उसके पीछे वाले पृष्ठ पे हो सकता है कोई विज्ञापन लगा हो, या आप पीछे वाला पृष्ठ खोलेंगे तो लास्ट के पेज पर भी एक विज्ञापन आपको मिल सकता है। पहले पृष्ठ को खोलने पर यहाँ पर भी विज्ञापन मिल सकता है कि कोई प्रकाशक यह चाहता है कि उसकी जो प्रकाशन है, उसकी जो कॉस्टिंग है, उसमें कुछ पैसा विज्ञापन से ही मैं निकाल लूँ। और मैगजीन्स को तो मुख्य रूप से मुद्रित माध्यम का मुख्य स्रोत मानना चाहिए विज्ञापनों के लिए। हर एक पेज के बाद आपको एक दूसरा पेज विज्ञापन से ही भरा हुआ मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे हम लोग इतनी देर से विज्ञापनों की बात कर रहे हैं और मुझे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विज्ञापन हर जगह सर्वव्यापी हैं। तो विज्ञापन के सर्वव्यापी होने का कारण कौन है? हम और आप, यानी कि टारगेट ग्रुप, लक्षित समूह। जो कंपनी विज्ञापन दे रही है उसको पता है कि ये वाला विज्ञापन मुझे किस माध्यम से और कहाँ देने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि उत्तर भारत में इस समय सर्दियाँ पड़ रही हैं और दक्षिण भारत में उतनी सर्दी नहीं है, या हम लोग राजस्थान चले जाएं, जैसलमेर चले जाएं, वहाँ उतनी सर्दियाँ नहीं होंगी। तो कंबल का विज्ञापन देने के लिए गढ़वाल या कश्मीर या उत्तर भारत ज़्यादा अप्रोप्रिएट लोकेशन होगा, ना कि राजस्थान या दक्षिण भारत। इसी संदर्भ को आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं कि मान लीजिए कोई बॉयज़ का कॉलेज है, बॉयज़ के कॉलेज में अगर हम लोग नेल पॉलिश का एडवर्टीजमेंट का पैम्फलेट बांटेंगे तो वो वहाँ पे सार्थक नहीं होगा। तो मैं प्रायः कहता आया हूँ कि हमको जन माध्यमों का प्रयोग करना भी आना चाहिए कि हमारा संदेश किस माध्यम के द्वारा किस जगह पर प्रसारित किया जाए तो उसका लक्षित समूह बढ़ जाएगा। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने टेलीविज़न, रेडियो, केबल नेटवर्क को रखा है। डिजिटल अगर न्यू मीडिया की बात करें तो उसमें इंटरनेट की वेबसाइट होगी, हमने चर्चा की अभी थोड़ी देर पहले। सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, उन पे आप देखते हैं कि कोई फिल्म आप ले आते थे पहले डीवीडी पर, उस पर विज्ञापन आता रहता था नीचे। आज भी आप बड़े सारे जो साइट्स हैं उन पे जाके फिल्में देखते हैं, तब भी उसमें विज्ञापन बीच में आ जाता है, जिनको कि हम कहते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, उनकी बाढ़ सी आ गई है इस बीच में, और उन OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत सारी सीरीज़ भी हम देखते हैं। अब कोई आप सीरीज़ देख रहे हैं, नीचे छोटा सा विज्ञापन आ गया। तो विज्ञापनों की दुनिया इतनी बड़ी है, विज्ञापनों का संसार इतना बड़ा है कि उसमें अगर हम लोग रेवेन्यू के माध्यम से देखें, रेवेन्यू के एंगल से देखें, तो बहुत सारा पैसा विज्ञापन के क्षेत्र में है। अगर भविष्य में आपके अंदर रचनात्मकता अच्छी है, आपका रुचि रुझान है, तो मुझे आपसे बोलूँगा कि आप विज्ञापन के क्षेत्र में अपने करियर की तलाश अवश्य करें। सेलफोन की हमने बात कर ही ली थी, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि सम एडवर्टाइजिंग टर्म्स टू रिमेंबर। अब बहुत सारे टर्म्स हम लोग यूज करते हैं कि ये पैम्फलेट है, ये बैनर है, क्या है, तो ऐसे टर्म्स हमको आने चाहिए क्योंकि हम लोग जनसंचार के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहला एक टर्म यहाँ पे है टैगलाइन। अब टैगलाइन क्या होता है ये जान लीजिए कि टैगलाइन इज ए क्रिएटिव ऑफन विटी एडवर्टाइजमेंट स्लोगन दैट हेल्प्स पीपल रिमेंबर टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। टैगलाइन क्या होता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, दो बूंद जिंदगी की। तो ये जो छोटी सी एक पंचलाइन एंड में बोली जाती है किसी विज्ञापन के, वो हमको सीधे सीधे बताती है कि किस प्रकार से आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आप बहुत सारे विज्ञापन याद करिए, उनकी जो टैग लाइन है वो हमेशा आपको याद कराएगी। जैसे मान लीजिए हम बोले विद यू फॉर यू ऑलवेज, तो आपको याद आ जाएगा दिल्ली पुलिस। अगर हम बोले इनक्रेडिबल इंडिया तो आपको याद आ जाएगा इंडियन टूरिज्म। अगर हम बोले कि एक्सपीरियंस योर सेल्फ तो आपको तमिलनाडु का याद आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारी कैच लाइन्स होती हैं, जैसे BSNL का भी कैच लाइन है कनेक्टिंग इंडिया। तो जैसे आप कनेक्टिंग इंडिया सुनेंगे, नीचे से एक लाइन बनती हुई आपको दिखाई देगी, अपने मन में उस पर 2 डॉट भी आ जाएंगे और एक डिंग की साउंड भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो स्लोगन्स हैं, स्लोगन्स हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उस संस्था के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उस उत्पाद को जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम लोग और भी बातें करें कि जैसे लोगो होता है, तो लोगो के नीचे भी कई बार सूत्र वाक्य लिखा होता है, तो वो सूत्र वाक्य भी होता है। जैसे आप NIVS की ही बात करें तो NIVS का लोगो आप देखिए, तो NIVS के लोगों के नीचे लिखा है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या का धन सभी धनों से प्रधान होता है, सभी धनों से अच्छा होता है।
तो अगर ऐसे कोई भी आप स्लोगन उठाएंगे, चाहे एनसीईआरटी का उठा लें, इग्नू का उठा लें, तो उनके नीचे वो लाइन लिखी जरूर होगी, योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है, तो उसमें आप दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से स्लोगन का अपना महत्व है और आप लोग भी इन महत्वों के बारे में जानिए और ये क्रिएटिविटी का एक नया संसार खोलते हैं। भविष्य में जब कभी आप विज्ञापन की दुनिया में जाएंगे तो आपको ये टैग लाइन लिखने के लिए बोला जाएगा। और मान लीजिए हम लोग भी वर्कशीट के माध्यम से आपसे पूछते हैं कि आप एनावेस के ऊपर में 2 टैग लाइन लिख के भेजिए, तो आप विचार कीजिए, उसको लिखिए, हमको भेजिए। अब जब आप अच्छे से वर्कशीट बना लेंगे तो अच्छे से टीएम में भी करेंगे, जब अच्छे से टीएम में करेंगे तो 20% मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अगर आप अच्छे से चीज़ों को लेते हैं तो वो अच्छे ही आपको परिणाम देती हैं। और ख़ास करके हम लोग एक चीज़ बोलते रहते हैं कि ब्रांड नेम, कि यार वो ब्रांड बहुत अच्छा है, उस ब्रांड का ही उत्पाद हमको खरीदना है। हम लोग कोई चीज़ तो ऐसी है कि सिर्फ ब्रांड के ऊपर ही आश्रित होकर कर लेते हैं कि मुझे चाहिए तो वही चाहिए, चाहे हमें बेशक उसके बारे में ना पता हो। तो ब्रांड क्या होता है उस वो भी हम लोग जान लेते हैं। ब्रांड इज़ द नेम ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ वेरी इजीली रिकॉग्नाइजेबल, पीपल बाय द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड नेम। तो कहते हैं ना कि ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग ब्रांडिंग की बात करें, मान लीजिए हम लोग एनावेस की ही ब्रांड की बात कर लें, अगर एनावेस को एक ब्रांड मान लें हम लोग, तो भारतवर्ष में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बोर्ड आपको दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा उपलब्ध कराता है तो वो कौन है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। तो एक ब्रांड के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ब्रांडिंग के रूप में देख सकते हैं। आप अंडमान निकोबार में हो, आप श्रीनगर में हो, अगर आपने एनआईओएस से अपनी 12वीं की है तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर के एक बोर्ड का सर्टिफिकेट आपके हाथ में रहेगा जो कि सभी जगह रिकॉग्नाइज होगा। यहाँ पे भी लिखा है इजीली रिकॉग्नाइजेबल, ब्रांड इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज वेरी इजीली रिकॉग्नाइजेबल। आप कहीं भी बोलेंगे मैंने एनआईओएस से पास किया है, मान ली जाएगी आपकी बात। तो ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग से ही हम उस उत्पाद की तरफ या उस सेवा की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमेशा उसकी ही डिमांड करते हैं। आगे एक वर्ड आता है कैंपेन। आपने सुना होगा कि ये विज्ञापन का अभियान एक करते हैं, उसके माध्यम से हम इस चीज़ों को बताएंगे। तो कैंपेन क्या होता है वो भी हम लोग जान लें कि विज्ञापन का अभियान क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन इज ए सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट मैसेजेस दैट शेयर a single idea and theme which together make up an advertisement strategy for a product, service or institution. Advertising campaigns appear in different media across a specific time frame. अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसकी 2020 की बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पे, कि जब 2020 क्रिकेट प्रारंभ होने वाले होते हैं तभी उनके विज्ञापन दिए जाते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात की गई है। तो एक कैंपेन का जो डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाता है, मान लीजिए हम पुनः एनआईओएस की बात करें तो एनआईओएस में प्रवेश की बात आपको कब करी जाएगी? उधर फरवरी में की जाएगी, मार्च में की जाएगी कि अब एग्ज़ाम बच्चे जो दे रहे हैं वो दे लेंगे। इसके बाद जब पुनः प्रवेश की बारी आएगी तो बड़ा सा विज्ञापन आप देखेंगे समाचार पत्र में आया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश आमंत्रित किए जाते हैं। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वेबसाइट www.nios.ac.in पर जाएँ। तो इसका मतलब है कि निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी सूचनाएं उस लक्षित समूह के लिए देनी है जिसके लिए कि वह आवश्यक हो। और कैंपेन क्या होता है कि व्यापक रूप से उसको विस्तार देना, सिर्फ समाचार पत्र तक नहीं रह जाना है, हमको टेलीविज़न पे भी जाना है, हमको रेडियो पर भी जाना है और मुख्य रूप से हमको वेबसाइट के माध्यम से भी बताते रहना है कि हमारे यहाँ प्रवेश खुला हुआ है, आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। तो कैंपेन का जो डिज़ाइन है, कैंपेन का जो तरीका है, उसमें संदेशों को इस प्रकार से अपने लक्षित समूह के साथ साझा किया जाता है जिससे कि वो उस सेवा या उत्पाद या संस्थान के बारे में समग्र रूप से जान सके, समझ सके। और इसके बाद एक बात मैंने अभी बोली थी लक्षित समूह की। लक्षित समूह का मतलब हुआ टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस को हम लोग डिफाइन करते हैं तो पाते हैं कि टारगेट ऑडियंस और टारगेट ग्रुप इज़ the primary group of people that something, usually an advertising campaign is aimed at. A target audience can be
कैन बी पीपल ऑफ ए सर्टेन एज ग्रुप, जेंडर, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा। तो अब हम देखिए कि जो विभेद करते हैं इसको जो हमारी स्क्रीन पे है इसको ढंग से आप पढ़िए। देखिए कि टारगेट ऑडियंस कौन है, जो एक प्राइमरी समूह, प्राथमिक समूह है जिसके के लिए उस विज्ञापन को बनाया गया है, और साथ ही साथ वो विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही लागू होता है। तो जो प्राथमिक समूह हमारा कौन सा हुआ है एनआईओएस के संबंध में, एनआईओएस के संबंध में वो हुआ हमारा बच्चा, हमारा लर्नर। अब उस लर्नर की क्या आयु है, क्या उसकी लैंगिक स्थिति है, क्या वैवाहिक स्थिति है, किस क्षेत्र से आता है, कौन सी भाषाएं वो जानता है, इनका भी हमको समग्र अध्ययन करना होता है। मान लीजिए हम लोग बंगाल की बात करें तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या बंगाल का जो बच्चा नामांकित हो रहा है वो बंगाली मीडियम में पढ़ाई करेगा, क्या बंगाल का जो बच्चा है वो अंग्रेजी या हिंदी समझने में सक्षम है। तो ये सब चीज़ें हमको टारगेट ऑडियंस के बारे में जब पता होती हैं अच्छे से, तब ही हमको वो विज्ञापन बनाने में आसानी होती है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम एनआईओएस का विज्ञापन हिंदी में बनाएं या अन्य किसी भाषा में, बंगाली में बनाएं और उसको तमिलनाडु के समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दें तो वो नहीं चलेगा वहाँ पे। या तमिल का हम एडवर्टीजमेंट बनाएं और उसको बंगाल में प्रकाशित करें समाचारों में, वहाँ के संस्करणों में, तो वहाँ नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि हमको समग्रता के भाव के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए। अब मुख्य रूप से आज हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी का ज़्यादा बोलबाला है, अंग्रेजी को लोग ज़्यादा आसानी से समझ लेते हैं, तो उस भ्रम से भी हमको दूर बचना है। हमको भारत की जो अनुपम भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो कि जिनको हम लोगों ने भारत के संविधान में भी वर्णित किया है कि जो 21 हमारी भाषाएं हैं उन पर विज्ञापन देने की भी आवश्यकता भी महसूस की जाती है कि जिस क्षेत्र में जो बोली भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र में उसी भाषा में विज्ञापनों को दिया जाए। तो इसका मतलब है कि टारगेट ऑडियंस डिसाइड करते समय जो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे जो आयाम हैं, चाहे वो आय वर्ग हो कि उसकी आय कितनी होगी, चाहे वो उसका परिवेश हो कि शहरी परिवेश होगा कि ग्रामीण परिवेश होगा, चाहे वो ट्राइबल का होगा, तो इस प्रकार से जो परिवेश है उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के हम अपने लक्षित समूह का निर्धारण कर पाते हैं, उस प्रकार से विज्ञापनों को हम लोग डिज़ाइन कर पाते हैं। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि एक टर्म आता है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होता है द मेन फोकस ऑफ द एड इन दिस केस इज द प्रोडक्ट, नॉट द कंपनी और मैन्युफैक्चरर। दीज एड्स यूजुअली हैव ए playful approach. They are low on information about the product but are high on style. Ads of soft drinks, shoes, cars, cell phone and food products belongs to this category. तो जितने भी प्रकार की इसमें बातें की गई हैं कि जो सेलफोन का विज्ञापन है, खाद्य पदार्थों का विज्ञापन है, सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन हैं, उनको हम लोग प्रोडक्ट विज्ञापन कहेंगे, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग कहेंगे। और उसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं टीवी पे कि जिससे कि हमारा जो लक्षित समूह है उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने का प्रयास करे। तो जो उत्पाद विज्ञापन है, उत्पाद विज्ञापन मुख्य रूप से किसी पर्टिकुलर उत्पाद के ऊपर ही केंद्रित होकर के काम करता है। अब मान लीजिए ये रिमोट है, इस रिमोट को मुझे बेचना हो तो ये रिमोट क्या हो गया, ये रिमोट एक हो गया उत्पाद। इस रिमोट के बारे में मैं बताऊंगा कि देखिए इसमें कॉर्ड नहीं होती है, तार नहीं होती है, इसमें सेल बहुत कम कंज्यूम होता है, ये बहुत दूर तक काम करेगा। तो इसके मैं फीचर्स बता करके इसका विज्ञापन बना दूंगा जिससे कि लोग इसको खरीद पाएँ। तो उत्पाद विज्ञापन किसी पर्टिकुलर उत्पाद के ऊपर में बनाया जाता है और उसको विभिन्न माध्यमों के द्वारा दिखाया जाता है। इस प्रकार से हम जब सेवा विज्ञापन की बात करते हैं तो सेवा विज्ञापन में ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हेयर द फोकस इज नॉट ऑन एनी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चर्ड आइटम और प्रोडक्ट बट ए कंपनी प्रोवाइडिंग ए सर्विस। दिस कुड बी ए बैंक, द रेलवे, कॉल सेंटर और ट्रैवल एजेंसी। The ads usually show the company as a leading service provider in this particular field. अब ये तो सर्विस सेवा विज्ञापन हुआ। सेवा विज्ञापन वही हुआ कि हमने एनआईओएस का छोटा सा ऐड निकाला है कि आपके लिए प्रवेश आमंत्रित है, आप इसमें आइए हमारी वेबसाइट पे और प्रवेश लीजिए। तो ये सेवा विज्ञापन हो गया। या हमने कोई यहाँ से बताया कि आप लोग अगर इस तारीख तक भर लेंगे फॉर्म तो आपको इतनी फ़ीस देनी है, उसके बाद भरेंगे तो लेट फीस के साथ में जाएगी। तो इस तरीके के विज्ञापनों को सेवा विज्ञापन के तौर पे देखा जा सकता है। अब एक जो बड़ा महत्वपूर्ण आता है वो है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, PSAs। तो जो PSA है वो क्या होता है वो जानने का प्रयास करना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आप सभी शिक्षार्थियों को
क्योंकि जनसंचार के अध्ययन में जब आप आगे की कक्षाओं में बढ़ेंगे तो पीएसए को एक महत्वपूर्ण ढंग से आपको पढ़ाया भी जाएगा और आप अपने दैनिक जीवन में जब कभी आगे बढ़ेंगे व्यावसायिक क्षेत्रों में तो इसको आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो पीएसए क्या होता है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड सोशल सर्विस एडवर्टाइजिंग और डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग। Here the focus is on issue that impact society on a larger scale such as family planning, national integration, polio eradication and pollution control। अब इसकी छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक कहानी ये है कि जो भारत के विभिन्न निकाय हैं, विभिन्न उपक्रम हैं, मान लीजिए हम लोग बड़े संस्थानों की बात कर लें, भेल गेल ओएनजीसी की बात कर लें, तो भारत सरकार ने आपके लिए ऐसी व्यवस्था की है कि ये जो बड़े संस्थान हैं ये अपनी आय का, अपनी सकल आय का एक निश्चित प्रतिशत पीएसए को देंगे, पब्लिक सर्विस एडवर्टीजमेंट के लिए देंगे, जिसके की द्वारा हम लोग जो दूसरी नीतियां हैं हमारी सरकार की, चाहे वो फैमिली प्लानिंग की हो, राष्ट्रीय एकता की हो, पोलियो उन्मूलन की हो, या जो हमारा प्रदूषण कंट्रोल है उसकी बात हम करते हैं। तो पीएसए के लिए जो कंपनियां अलग से फंड देती हैं, जिनको कि हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के तहत विभिन्न संस्थाओं को दे देते हैं, एनजीओ को दे देते हैं, समूहों को दे देते हैं। मान लीजिए कोई एनजीओ है, उसको हमने दिया कि आपको इस समय जो प्रदूषण के ऊपर में, मान लीजिए हम लोग पराली का उदाहरण लें कि जो पराली जलाई जाती है उससे भारतवर्ष में खासकर एनसीआर के क्षेत्र में कितना प्रदूषण होता है, कितना पॉल्यूशन होता है, उसका मानव पर क्या क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन कीजिए, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। और उसके लिए वो क्या करेंगे कि छोटा सा विज्ञापन भी समाचार पत्र में देंगे, टेलीविज़न पे भी चीज़ों को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से पीएसए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन का प्रकार है, जिसमें कि हम लोग समाज सेवा के लिए विज्ञापन करते हैं, जिससे कि सामाजिक विकास की जो बातें हैं उनको विज्ञापन के माध्यम से हम लोग कह पाएँ और समाज के विस्तार के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अपनी बातों को रख पाएँ। तो सरकार ने ऐसी ऐसी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मान लीजिए हम लोग स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, तो स्वच्छता अभियान के लिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े आपको होर्डिंग लगे हुए मिलेंगे कि आप स्वच्छ रखिए, शौचालयों का प्रयोग कीजिए, शौचालय बनाइए, स्वच्छ भारत रहेगा तभी आप अच्छे रहेंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत से आगे बढ़ते हुए जो स्वच्छ भारत की ओर जाते हैं, उसमें हम लोग पीएसए को किस प्रकार रख पाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस प्रकार रख पाते हैं, ये सब बातें आपने अभी तक जान ली हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि इन विज्ञापनों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये जाने कि जैसे कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि द मेन पर्पज ऑफ इज टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस थ्रू हार्ड हिटिंग डायरेक्ट मैसेजेस। दीज एड्स डू नॉट सेल प्रोडक्ट्स सर्विसेज बट आइडियाज़। तो जो पीएसए होता है उसका पर्पज़ क्या होता है? पीएसए का जो मुख्य पर्पज़ होता है कि पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता क्रिएट की जाए और सीधे सीधे बात बताई जाए। जैसे कि आप टेलीविज़न पे एक सिगरेट भी देख रहे हैं, तो सिगरेट के आपने कई सारे पीएसए देखे होंगे कि इसको पीने से आपके फेफड़े में टार भरता है और इतना टार आपकी जान लेने के लिए काफ़ी होता है। तो पीएसए के अंदर सीधी बात कही जाती है जिससे कि आप जल्दी से उनको समझें और उन पर अमल करें। तो ऐसे विज्ञापन भी पीएसए के अंतर्गत आते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग है प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग देखते हैं कि दीज एड्स आर डायरेक्टेड एट क्रिएटिंग अ गुड पब्लिक इमेज ऑफ ए कंपनी। द एड्स फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन एरियाज ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो जो संस्थानिक विज्ञापन होते हैं, संस्थागत विज्ञापन होते हैं, वो ऐसे प्रकाशित किए जाते हैं कि आप अपनी बात कह पाएँ, जिससे कि आप अपने संस्थान को आगे बढ़ा पाएँ। मान लीजिए हम लोग अपने एनआईओएस की ही बातें कर लें। एनआईओएस का कोई अगर विज्ञापन आए कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से पढ़ने के बाद आपको जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो भारत के अन्य राष्ट्रीय या राज्य बोर्डों के समकक्ष ही है। अगर आप यहाँ से 12वीं करते हैं तो आपको पूरे भारत में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, आप कहीं भी प्रवेश ले सकते हैं, किसी भी संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं उनको आप पीएसए में भी देखते हैं और इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में भी देखते हैं कि जो संस्थान के विकास के लिए हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे शिक्षार्थी, जो विज्ञापन की दुनिया है, विज्ञापन की दुनिया विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए है जो अपने मन में अच्छी रचनात्मकता रखते हों, उनके मन में अच्छे अच्छे विचार आते हों। आज मैं पुनः फिर दोहराऊंगा,
सबसे अच्छा जो विचार आपके मन में आता है वो रचनात्मकता से ही आता है। उस रचनात्मकता के लिए सबसे बड़ा उपकरण आपके हाथ में होता है पेन। आपके मन में जो विचार आए, जो भी अच्छी क्रिएटिव चीज़ आए, उसको आप लाइन से लिखते चले जाइए। एक बार लिख लिया आपने, उस पर फिर विचार कीजिए, मंथन कीजिए, उसको रिफाइन कीजिए। हमने क्या पढ़ा था? राइट, रीराइट, फिर फाइनलाइज। तो इस तरीके से जब एक ही चीज़ को आप बार बार लिखते जाते हैं तो वो और सुधार होते हुए अच्छा होता चला जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पे विज्ञापन में आती है। विज्ञापन में लिखना है आपको कैच लाइन। मान लीजिए आपको कैच लाइन, पंच लाइन लिखनी है, तो उसके लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि संस्थान कैसा है, कैसा चीज़, उत्पाद कैसा है, सेवा कैसी है, तो उसके लिए क्या क्या लिखा जाए। मान लीजिए मैं बोलूँ कि आपको शुद्ध पेयजल पर ही कुछ लिखना है, तो जो शुद्ध पेयजल 3 वर्ड है। अब शुद्धता का क्या मानक आप तय कर रहे हैं? शुद्धता का मानक एक हमारी गंगा जी भी हो सकती है कि गंगा जी से ज़्यादा शुद्ध जल भारत में कहीं नहीं है। दूसरा, आप शुद्धता का मानक और लिख लें कि हमारा पानी सोने से जैसा खरा। तो ऐसे और सारे रचनात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं। और निश्चित रूप से विज्ञापन का अध्ययन करने के बाद अगर आपको कॉपी राइटिंग के क्षेत्र में जाना हो, तो आपकी लेखनी अच्छी हो, कॉपी राइटिंग के क्षेत्र में बहुत सारे आपके लिए अवसर हैं। और नंबर 2, ग्राफिक के एरिया में बहुत आपके लिए अवसर रहेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी ग्राफिक बनानी आती है, चाहे प्रिंट पे चाहे कंप्यूटर पे, तब भी आपके लिए बहुत सारे अवसर रहेंगे। तो अगर आपके अंदर रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, रंगों की समझ है, शब्दों पे पकड़ है, तो आप विज्ञापन के क्षेत्र में अपना हाथ जरूर आजमाइएगा 12वीं पास करने के उपरांत। तो शिक्षार्थियों, आज हमने ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से जानने समझने का प्रयास किया है। उसमें हमने विज्ञापनों के परिचय के बारे में जाना है, विज्ञापनों के प्रकार के बारे में जाना है, विज्ञापन कैसे उत्पन्न हुए थे, कैसे इनका उद्भव हुआ था, उसके बारे में जाना है। और विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन हैं उनमें हमने अंतर भी करना सीख लिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप हमको aomascom@nios.ac.in पर ईमेल छोड़िए, उनका मैं जवाब दूंगा। aomascom@nios.ac.in। और समय समय पर हमारी वेबसाइट जरूर देखते रहिए www.nios.ac.in। उस पर आपके लिए वर्कशीट्स रखी गई हैं, उन वर्कशीट्स को डाउनलोड कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, वो आपके पठन पाठन में मदद करेगी। और निश्चित रूप से जब आप टीएमए बनाने बैठेंगे तब आपको बहुत सहायता होगी। टीएमए के 20 नंबर आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। इसी अनुरोध के साथ प्यारे शिक्षार्थियों, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में फिर आपके साथ एक रोचक कार्यक्रम के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।